मोहम्मद इमाम लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर आया। उसने सोचा कि किस होटल में कमरा लूं। यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं। तभी एकाएक उसके मन में विचार आया, क्यों ना पांडे मोहल्ले में ही कोई होटल तलाश करूं। शायद वहां रहने के लिए कोई अच्छा सा होटल मिल जाए और जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ हो सकता है वो काम भी पूरा हो जाए। यही सब सोचकर मोहम्मद इमाम ने एक टैक्सी रुकवाए और टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भाई पांडे मोहल्ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगे साहब। ठीक है तो चलो। इतना कहकर मोहम्मद इमाम ने अपना सामान टैक्सी में रखा और फिर बैठ गया। तब टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, पांडे मोहल्ले में किसके यहाँ जाएंगे साहब? वहाँ मेरा तो कोई नहीं रहता, लेकिन मुझे वहाँ कोई काम है। अगर वहाँ कोई अच्छा सा होटल हो तो तुम बता दो। मोहम्मद इमाम बोला, वहाँ तो बहुत सारे होटल हैं, लेकिन उनमें से एक होटल बहुत अच्छा है और वो होटल है पांडे अंकल का है। वे अपने मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं। उनके होटल की मेहमान नवाजी भी बहुत मशहूर है। खासकर मुस्लिम मेहमानों का तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर मोहम्मद इमाम बोला, ये तो बड़ी अजीब बात सुनी कि कोई हिंदू मुसलमानों को इतनी अहमियत देता है। अभी आप पांडे अंकल से मिले नहीं हैं, जब मिल लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। ड्राइवर बोला, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो उनके बारे में? मोहम्मद इमाम ने पूछा। मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ ना, इसलिए। ड्राइवर बोला। अच्छा तो ये बात है, मोहम्मद इमाम बोला। हाँ साहब, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मेरा नाम इकबाल है और पांडे अंकल ने हमेशा मेरी मदद की है। ये टैक्सी भी उन्हीं की मेहरबानी से खरीद पाया था। उन्होंने ही इसके दाम चुकाए थे। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे उनका सारा पैसा चुकता कर दिया। मेरी बहन की शादी में भी उन्होंने बहुत मदद की थी। मैं तो हमेशा उनका एहसानमंद रहूंगा, इकबाल बोला। अच्छा, इसलिए तुम पांडे जी की इतनी तारीफ कर रहे हो? वे हैं ही तारीफ के काबिल, इकबाल बोला। ऐसे ही बातों के बीच दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। होटल का नाम था मिलन। इकबाल ने मोहम्मद इमाम का सामान टैक्सी से नीचे उतारा और अपने हाथों में सामान को लेकर वो मोहम्मद इमाम से बोला, साहब मेरे पीछे पीछे आ जाए। मोहम्मद इमाम इकबाल के पीछे पीछे चल पड़ा और रिसेप्शन पर ही इकबाल को पांडे अंकल दिख गए तो इकबाल ने सामान जमीन पर रखकर पांडे जी के पैर छुए। बदले में पांडे जी ने इकबाल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ। बस अंकल ठीक हूँ, एक मेहमान लाया हूँ आपके लिए, इकबाल ने मोहम्मद इमाम की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे होटल में, पांडे जी बोले। जी, रास्ते भर आपकी तारीफ सुनते हुए आ रहा हूँ, मोहम्मद इमाम बोला। इस इकबाल की तो ऐसी ही आदत है, जब देखो तब मेरी तारीफों के पुल बांधने लगता है, पांडे जी बोले। अंकल, झूठ थोड़े ही कहता हूँ, आपकी दरियादिली से तो हर कोई वाकिफ है, इकबाल बोला। बस बस, रहने दे। इतना कहकर पांडे जी ने एक शख्स को आवाज दी, जो शायद होटल में ही काम करता था, और पांडे जी ने उस शख्स से मोहम्मद इमाम का सामान कमरा नंबर 25 में रखने को कहा। उस शख्स ने मोहम्मद इमाम का सामान उठाया और कमरे की ओर ले गया और इधर पांडे जी ने पहले मोहम्मद इमाम का नाम पूछा, फिर उसका आधार कार्ड देखकर कागजी काम पूरा करके उसे कमरे की चाबी थमाते हुए बोले, आप आज दोपहर का लंच यही लेंगे या बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा? मैं तो लंच यही कर लूंगा, मोहम्मद इमाम बोला। तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताए देता हूँ, हमारे होटल में केवल शाकाहारी भोजन ही मिलता है, पांडे जी बोले। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मोहम्मद इमाम बोला। तब इकबाल बोला, तो अंकल मैं चलूं? हाँ बेटा, ठीक है। और इतना कहकर पांडे जी ने इकबाल को अलविदा कर दिया। इकबाल के जाते ही मोहम्मद इमाम ने पांडे जी से पूछा, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप ब्राह्मण होकर मुसलमानों को इतना मान देते हैं, उनकी इतनी मदद करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। बहुत लंबी कहानी है, बरखुरदार, पांडे जी बोले। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मुझे आपकी कहानी जानने में दिलचस्पी है, मोहम्मद इमाम बोला। तो चलो मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मोहम्मद इमाम को अपने साथ अपने ऑफिस में लिवा लाए और उससे कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर उसके लिए गर्मागर्म एक प्याली चाय मंगाकर अपनी कहानी सुनाने लगे, जो कुछ इस तरह थी।
बहुत समय पहले की बात है, मेरे जवानी के समय में मेरा एक दोस्त था जो मुस्लिम था। हमारे मोहल्ले में वही एक मुस्लिम परिवार था। बहुत खुशमिजाज था मेरा दोस्त। हम बचपन से साथ साथ एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े थे। फिर उसका निकाह हुआ। उसके निकाह में मैं खुशी खुशी शामिल हुआ। इसके बाद मेरी भी शादी हुई और वो भी मेरी शादी में शामिल हुआ। हम दोनों परिवारों का मेल देखकर मेरी जाति वालों को बिल्कुल अच्छा ना लगता था। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा टेलर था। सिलाई में उसका हाथ बहुत ही साफ था। दूर दूर से लोग उसके पास कपड़ा सिलवाने आते थे। वो गरीबों के कपड़े मुफ्त में सिल दिया करता था। उसकी दरियादिली के लोग चर्चे किया करते थे। जसकी वाणी की मिठास और उसके काम की सफाई के लिए वो बहुत मशहूर था। दिन बीते वो एक बेटे का बाप बन गया और मैं एक बेटी का बाप। दोनों परिवार खुशहाली के साथ जिंदगी बिता रहे थे। इसी बीच मेरे दोस्त के अब्बा और अम्मी का हैजे के कारण इंतकाल हो गया और वो बेचारा बहुत दुखी रहने लगा। जैसे तैसे वो इस दुख से उबरा ही था कि तभी शहर में दंगे भड़के। नफरत की आग में पूरा शहर खाक होने लगा। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैं उस रोज अपने घर पर नहीं था। मेरे दोस्त को कहीं से पता चल गया कि मुसलमान दंगाई हमारे मोहल्ले में हथियारों के साथ दाखिल होने वाले हैं। मेरे दोस्त को जब ये पता चला तो वो मेरी पत्नी और बेटी को अपने साथ ले गया, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। और मोहल्ले के लोगों ने उससे मेरी पत्नी और बच्ची को ले जाते देख लिया। जब मैं लौटा तो उन्होंने कहा कि देख, वो मुसलमान तेरी पत्नी और बच्ची का कत्ल करने के लिए अपने साथ ले गया है, हो सके तो उन्हें बचा ले। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैं एक बड़ा सा धारदार चाकू लेकर उसके घर पहुंचा। और उसने जैसे ही दरवाजा खोला और वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वो चाकू मैंने उसके पेट में घुसा दिया। एक बार निकालकर दोबारा घुसा दिया, फिर तिबारा घुसाया और चौथी बार में वो धरती पर धराशायी हो गया। मैं धड़ाधड़ भीतर पहुंचा और दोनों कमरों को तलाश करने के बाद मैं तीसरे कमरे में पहुंचा, जहां मेरी पत्नी और बच्ची दोस्त की पत्नी और बेटे के साथ दुब के बैठे थे। तभी मुझे देखकर मेरी पत्नी बोली, भाईजान हमें बचाकर अपने घर ले आए, नहीं तो आज हम जिंदा ना बचते। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने दोस्त की पत्नी से कहा, आप सब लोग मेरे साथ पीछे वाले दरवाजे से भाग चलो, क्योंकि यहाँ आप सबकी जान को खतरा है। लेकिन मैं दोस्त की पत्नी से ये नहीं कह सका कि मैंने आपका सुहाग उजाड़ दिया है। मैं उन सबको बचाकर अपने घर ले आया। भाभी मेरे घर में 2-4 दिन रहीं और मैंने उनसे ये कहा कि आपके पति का दंगाइयों ने कत्ल कर दिया है, अब आप अपने मायके चली जाओ। और फिर दंगा खत्म होते ही मैंने उस बेचारी को उसके मायके जाने वाली ट्रेन में उसके बच्चे के साथ बिठा दिया। वहां पहुंचने के बाद उनका एक खत आया था कि वे सुरक्षित पहुंच गई हैं। फिर उसके बाद ना उनका कोई खत आया और ना वे कभी यहां आई। मैंने भी उन्हें कोई खत नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो यहाँ पश्चाताप की आग में जल रहा था। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आज ना जाने क्यों आपको बताने का मन कर गया। इतना कहते कहते पांडे जी की आंखें सजल हो आईं। क्या मैं आपके दोस्त और उनकी पत्नी का नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद इमाम बोला। तब पांडे जी बोले, उस अभागे का नाम सज्जाद अली मिर्जा और उसकी बेगम का नाम तबस्सुम अली मिर्जा था। तब मोहम्मद इमाम बोला, आपने शायद गौर नहीं फरमाया कि मैं भी मोहम्मद इमाम अली मिर्जा हूँ। ये सुनकर पांडे जी भौचक के रह गए और मोहम्मद इमाम से बोले, कहीं तुम सज्जाद की औलाद तो नहीं? तब मोहम्मद इमाम बोला, अम्मी ने ही मुझे यहाँ आने को कहा था और बोली थी पांडे मोहल्ला होकर जरूर आना, वहाँ वो रहते हैं जिन्होंने हम दोनों की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि कहानी तो कुछ और ही थी। तब पांडे जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, तुम्हारे बाप का कातिल हूँ। मुझे तुम जो भी सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर होगी। तब मोहम्मद इमाम बोला, सर, मैं आपको चाचा जी कहकर तो संबोधित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सर कह रहा हूं। मैं क्या आपको सजा दूंगा? सजा तो आप पा ही रहे हैं जो इतने सालों से पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। मेरे पिता के कातिल आप नहीं है, धर्म की दीवार है जो हम सबने खड़ी कर रखी है। जब देखो तब यह धर्म की दीवार गिरती रहती है और इसके तले दबकर ना जाने कितने ही बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और अनाथ हो जाते हैं, मुझ जैसे बदनसीब बच्चे। माफ कीजिएगा, मैं अब आपके होटल में नहीं रुक सकता। मेरा सामान मंगवा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा।
क्योंकि जिस काम के लिए अम्मी ने मुझे यहाँ भेजा था वो पूरा हो गया है। वे आपको खुदा समझती थीं। और फिक्र मत कीजिए, मैं उनकी ये गलत फहमी कभी दूर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं यहाँ धर्म की दीवार खड़ी करने नहीं आया हूँ। मैं तो इस धर्म की दीवार को हमेशा के लिए गिराने आया हूँ। फिर कुछ देर के बाद मोहम्मद इमाम का सामान आ गया और वो पांडे जी को खुदा हाफिज बोलकर होटल से बाहर निकल गया, और ये सब देखकर पांडे जी की आंखें एक बार फिर से सजल हो गईं। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।